हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनुज मंगल, आपके अकाउंट्स की फैकल्टी। आज हम लोग आ गए हैं थोड़े टाइम के बाद क्लास 11th के लिए एक वीडियो लेके, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है जी, तो जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम आज ही की क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर सके। अगर नहीं खत्म होता है तो हम आपके लिए एक और वीडियो अपलोड कर देंगे। चलो जी, तो देखो जी, आज के हमारे चैप्टर का नाम है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी फुल फॉर्म होती है भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसके नाम से क्या पता लग रहा है कि सर जो ये टैक्स है ये किसके ऊपर लगता होगा, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। ठीक है जी, तो अगर देखें जीएसटी के बारे में, तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड ऑन। लेवीड का मतलब क्या है भाई, चार्ज। It is an indirect tax levied on goods and services either supplied interstate or intrastate। भाई मतलब ये एक ऐसा टैक्स है सर जो कि गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। ठीक है, लेविड का मतलब होता है चार्ज। लेविड का मतलब क्या होता है, चार्ज। तो सर ये एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है। अब मैं इसको इनडायरेक्ट क्यों कहता हूं, हम लोग इसको इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं। सर इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो कि डायरेक्टली आपसे चार्ज नहीं किया जाता। डायरेक्टली आपसे चार्ज नहीं किया जाता, मतलब सर ये होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कैसा टैक्स सर, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। समझ में आया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सर जहां पर लास्ट कंजम्पशन होती है वो पर्सन टैक्स भरता है। जहां पर लास्ट कंजम्पशन होती है वही पर्सन टैक्स भरता है। इसलिए सर इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्टली आपके लिए नहीं है, बट क्योंकि आप फाइनल कंज्यूमर हो तो ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ में आया जी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर ये जो जीएसटी है कहां पर लगता है, सर ये लगता है ऐसे गुड्स और सर्विसेज पे, ठीक है, जो कि या तो सप्लाइड हो रहे हो इंटरस्टेट या फिर इंट्रास्टेट। मतलब ये सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्ट होते हैं, वो कौन कौन से होता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है जी, अदरवाइज ये सारे ही गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। ठीक है, जो कि या तो इंटरस्टेटली बेचे जा रहे हैं या फिर इंट्रास्टेट बेचे जा रहे हैं। ठीक है सर, सर सप्लाइड का क्या मतलब होता है, सप्लाइड का मतलब होता है सेल। ठीक है जी, सप्लाइड का क्या मतलब है, सेल। तो सर या तो ये बेचे जा रहे हैं इंटरस्टेट या फिर इंट्रा स्टेट। अब सर इंट्रा स्टेट में फर्क क्या है, सर इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हैं उसे कहते हैं इंटर स्टेट। इंटर स्टेट आपने देखा होगा सर, आपके स्कूल्स में कंपटीशन होते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन। तो सर उसका मतलब क्या होता है, जब 2-3 स्कूल 4-5 स्कूल एक साथ कॉम्पीट करते हैं तो क्या वो स्कूल के अंदर अंदर हो रहा है कि और दूसरे स्कूल के साथ हो रहा है, दूसरे स्कूल के साथ हो रहा है। तो सर इसलिए उसे कहते हैं इंटर स्कूल। इस तरीके से सर इंटर स्टेट का क्या मतलब है, जब सप्लाई हो रही है यानी कि सेल हो रही है लेकिन दो स्टेट्स के बीच में। ठीक है जी, वहीं पर सर इंट्रा स्टेट का क्या मतलब है, विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट मतलब सर जब एक ही स्टेट के अंदर सेल परचेज हो, समझ में इसे। ठीक है, जैसे सर मान लो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से सुबह सुबह जाते हो दूध दही ब्रेड वगैरह खरीदने, तो सर यहीं से खरीदते हो कि मुंबई जाए खरीद के लेके आते हो, यहीं से खरीदते हो। तो सर वो हो गई कौन सी सेल, इंट्रा स्टेट, क्योंकि सर एक ही स्टेट के अंदर दो पर्सन ने खरीदा, आप भी यहीं रहते हो, वो दुकान वाले भैया भी यहीं रहते हैं। लेकिन सर जब आप देखना कभी कभी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो कुछ सामान, तो जैसे मैं बताता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली एक वॉच ऑर्डर करी थी ऑनलाइन। ठीक है, अब मैं उसको ना ट्रैक करता हूँ एक्चुअली, जब तक मेरा ऑर्डर आने जाता ना तो मेरे को ना बड़ी चुल मची रहती है कि यार ऑर्डर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो मैं उसकी ना ट्रैकिंग खोल के बैठ रहता हूँ, मैं रोज चेक करता हूँ उसकी ट्रैकिंग की, यार अब कहाँ तक पहुंच गया, अब कहाँ तक पहुंच गया, अब कहाँ तक पहुंच गया। तो एक दिन ऐसे मैं चेक कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि उन्होंने मेरे से डिलीवरी टाइम दिया था 5 से 6 दिन का। और मैंने ये चीज नोटिस करी कि सर वो जो ऑर्डर है ना वो शिप हो रहा था महाराष्ट्र से। मतलब वो वॉच कहां से आ रही है, महाराष्ट्र से दिल्ली आ रही है, समझ रहे हो। तो सर वो कौन सी सेल हो गई, इंटर स्टेट। क्यों सर, क्योंकि सप्लायर कहां का है, महाराष्ट्र का, लेकिन मैं कहां रहता हूं, दिल्ली में। तो सर इसलिए वो कौन सी स्टेट वो सेल बन गई थी, इंटर स्टेट सेल। समझ में आती है सर इतनी बार, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट क्या होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सर जीएसटी में कितने रेट होते हैं। देखो जी, जीएसटी का मिनिमम रेट होता है 0%। क्या होता है, 0%। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता हूं
कि सर कौन कौन से गुड्स जो है वो एग्जेम्प्ट है। क्या है जी? एग्जेम्प्ट है। ये वाला पेन दिख रहा है ना? चलो, तो जी कौन से जो ऐसे गुड्स है जो कि एग्जेम्प्ट है, तो देखो जी, सबसे पहले होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दूसरा होता है जी एल्कोहल, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब सर जो हमको पीने के लिए मिलती है ना दारू, उस पे नहीं लगता जीएसटी। बाकी सर जो थोड़ी बहुत एल्कोहल है वो सैनिटाइजर्स में यूज होती है। साहब जब कोरोना चलता आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इसके अंदर 70% एल्कोहल है, तो ये ज्यादा वो है। तो सर टाइम बाद ना एल्कोहल और भी चीजों में यूज होती है, जैसे कुछ एसिड्स बनाने में, ठीक है, कुछ मेडिसिन में भी एल्कोहल यूज होती है, ठीक है सर, सैनिटाइजर्स में भी एल्कोहल यूज होता है। तो जो वो एल्कोहल है ना जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए आ रही है उस पे जीएसटी लगता है, लेकिन जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एल्कोहल मार्केट में लाई जा रही है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है जी। और एट लास्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सर जिनको हम इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट, उन पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता, इनके ऊपर अदर चार्जेस लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ नॉन टैक्सेबल है, इनके ऊपर अदर चार्जेस लगते हैं, ठीक है, और कोई चार्जेस लगते हैं, जीएसटी नहीं लगता। हमारा कहने का ये मतलब है। तो सर दे आर एग्जेम्प्ट, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। अब सर मुझे एक बात बताओ, यहां पर लिखा है 0% रेट। क्या लिखा है? 0% रेट। तो 0% लिखने का मतलब ही क्या है? सर कोई रेट नहीं है तो लिखा ही क्यों है? हम इसको नीली कर देते, 0% भी क्यों ही लिखा, 0% भी क्यों ही लिखा? तो बताओ जी ऐसा क्यों हो रहा है सर? नील लिख देता हूं मैं, फिर इसकी जगह 0% क्यों लिख रहा हूं? ये सरकार इसको 0% ही क्यों लिखती है, नील क्यों ही लिख देती? सर इसके पीछे का रीजन ये है कि जिन भी गुड्स पे आज 0% रेट लगता है, जिन भी गुड्स पे आज 0% रेट लगता है, जैसे कि सर देखो मैंने आपको जो ये गुड्स बताए इनके ऊपर टैक्स अभी नहीं लगता, जीएसटी अभी नहीं लगता। पर सर जिनके ऊपर जीएसटी 0% ही सही लेकिन लगता है, तो सर वो होगा जीएसटी के अंदर टैक्सेबल। तो सर 0% क्यों लगाया जा रहा है? बेटा 0% इसलिए लगाया जा रहा है ताकि उनके ऊपर टैक्स चार्ज करने का रास्ता खुल जाए, टैक्स चार्ज करने का रास्ता खुल जाए। सर आज मैंने उनको 0% दिया, मतलब मैं टैक्स चार्ज नहीं कर रहा, बट टैक्स चार्ज हो रहा है चाहे 0% ही सही, ताकि सर फ्यूचर में क्या कर सकूं, बढ़ा सकूं। तो गवर्नमेंट ने क्यों 0% रेट रखा है सर? कि जिनके ऊपर भी 0% जीएसटी है उनके ऊपर आज जीएसटी नहीं है लेकिन वो टैक्सेबल है, लेकिन वो टैक्सेबल है, तो सर फ्यूचर में कभी भी रेट इंक्रीज किया जा सकता है, इसलिए आज उनके ऊपर 0% रेट लगाया जाता है, ठीक है। वो एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट का मतलब इनके ऊपर टैक्स ही नहीं है, जो टैक्सेबल नहीं है, जो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन सर 0% मतलब जो टैक्सेबल तो है बट अभी कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाए। समझ में आई सर? सर उसके बाद रेट होते हैं 5%, 12%, 18% और सबसे हाईएस्ट रेट, इससे ज्यादा जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते आप। सर हाईएस्ट रेट कितना है? 28%। इससे ज्यादा कहीं भी आपको जीएसटी चार्ज नहीं मिलेगा, जीएसटी चार्ज नहीं मिलेगा। समझ में आई सर? ठीक है, चलो सर अब अच्छा ये क्या है सर? सर ये इंडिविजुअल के लिए, किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए। अब इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, वो आपको यहां बताता हूं मैं। देखो जी अब हम बात करते हैं सर टाइप ऑफ जीएसटी की। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ जीएसटी की। सर जीएसटी 3 तरीके की होती है। सबसे पहले होता है सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सर सीजीएसटी की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी है, सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी की स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी की इंटीग्रेटेड जीएसटी। सर डिफरेंस क्या है? सर देखो इसका पैसा स्टेट के पास जाता है, इसका पैसा सेंट्रल के पास जाता है और इसका पैसा दोनों में बढ़ता है, इसका पैसा दोनों में बढ़ता है।
तो सर अब ये तीन अलग अलग क्यों बनाए गए? अच्छा सर, अगर इसका पैसा दोनों में बंटना है तो यही दोनों काफी थे, यही दोनों को चार्ज कर लेते, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी क्यों बनाया गया? राइट। तो देखो जी सर, ये जो दोनों टैक्सेस है ये हमेशा साथ में लगते हैं, ये हमेशा साथ में लगते हैं, और जहां ये दोनों नहीं लगते वहां पर ये लगता है, जहां पर ये लगता है वहां ये दोनों लगते हैं, और जहां ये दोनों लगते हैं वहां पर ये लगता है। तो सर कैसे पता लगता है कहां लगाना है कहां नहीं लगाना? सर ये डिपेंड करता है कि आपकी सेल कौन सी, आपकी सेल कौन सी है। अगर सर आप करते हो इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो सर आप एसजीएसटी सीजीएसटी चार्ज करते हो। लेकिन वहीं पर सर अगर आप करते हो इंटर स्टेट सप्लाई, तो सर उसको हम सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं सीधा आईजीएसटी चार्ज करते हैं, और इससे जितना भी पैसा आता है वो आधा सेंट्रल के पास और आधा जिस स्टेट में रिसीव हुआ है गुड, जिस स्टेट में गुड रिसीव हुआ है उस स्टेट की गवर्नमेंट के पास चला जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था सर, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कैसा टैक्स है सर? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब सर लास्ट जहां पर कंज्यूम होगा वहां पर जीएसटी लगेगा। समझ में आई सर इतनी सी बात? तो सर अब जो ये सीजीएसटी एसजीएसटी पता लग गया, जब इंट्रा स्टेट होगी वहां एसजीएसटी सीजीएसटी लगाएंगे, जहां पर इंटर स्टेट होगा वहां पर आईजीएसटी लगाई जाएगी। ठीक है सर। अब बात ये है तो सर इनके रेट कैसे स्पेसिफाई होंगे? मैंने अभी आपको ऊपर रेट बताया और मैंने आपको ये कहा सर ये जो रेट है ये इंडिविजुअल रेट्स है। क्या है? इंडिविजुअल रेट्स। तो सर मैं अगर आपको एक बार स्पेसिफाई कर देता हूं कि सर ये जो रेट्स है, आप ये भी कह सकते हो कि ये रेट्स आईजीएसटी के रेट्स, ये रेट्स आईजीएसटी के रेट्स है। मतलब सर अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा मैक्सिमम चार्ज कितना होता है 28%, तो सर अगर 28% सीजीएसटी चार्ज होगा तो जहां पर ये दोनों लगते हैं, जहां पर ये दोनों लगते हैं सर वहां पर तो 56% जीएसटी लग जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कितना है सर? 28। तो सर इसलिए ये जो हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट या फिर जितने भी रेट है ये सारे आईजीएसटी के रेट है। एक तरीके से मानना है आपको कि सारे रेट किसके हैं सर? आईजीएसटी के। क्यों सर? क्योंकि जो भी रेट आईजीएसटी का होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 8% या 18%, जैसे कि ऊपर रेट लिखा है 18%, सर अगर आईजीएसटी 18% है, अगर आईजीएसटी 18% है, अगर उन्हीं गुड्स को आप इंट्रास्टेट बेचोगे, सर आईजीएसटी कब लगा होगा? जब आपने इंट्रास्टेट बेचा। लेकिन जब आप सेम गुड्स को इंट्रास्टेट, जब सेम गुड्स को इंट्रास्टेट बेचोगे ना सर, तो सर इसके ऊपर सीजीएसटी 9% लगेगा और एसजीएसटी भी 9% लगेगा। नहीं जी, ये हमेशा हाफ एंड हाफ ही होता है सर। जितना रेट आईजीएसटी का होगा ये दोनों उसको आधा आधा बांट लेते हैं। देखो जी सर, अब चाहे गुड इंटरस्टेट बिके या इंटरस्टेट बिके या फिर इंट्रास्टेट बिके, इंटरस्टेट बिके या फिर इंट्रास्टेट बिके, सर रेट तो सेम ही रहेगा ना, जगह ही तो बदली है, रेट तो सेम ही रहेगा। तो सर इसलिए अगर कहीं पे आईजीएसटी 18% लग रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी 99% लगते हैं। तो सर हाईएस्ट रेट का क्या मतलब है? अगर हाईएस्ट रेट 28% है तो सर वो यहां पर 28% है, यहां पर आके वो 14% हो जाएगा। समझ में आई सर? समझ में आई बात? अगर वो जो हाईएस्ट रेट की हम बात कर रहे हैं सर वो आईजीएसटी वाला हाईएस्ट रेट है, अगर हम उसको सीजीएसटी एसजीएसटी पे लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 14%। 14%। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि हाईएस्ट एसजीएसटी 14% चार्ज हो सकता है, हाईएस्ट सीजीएसटी 14% चार्ज हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट आईजीएसटी 28% चार्ज हो सकता है। समझ में आई सर ये बात? क्लियर है? अगर कहीं पे आपको एसजीएसटी सीजीएसटी लगाना हो लेकिन आईजीएसटी का रेट गिवन हो तो क्या आप ये दोनों रेट निकाल लोगे? क्योंकि सर आधा कर देंगे। अगर हमको लगाना है एसजीएसटी सीजीएसटी लेकिन रेट गिवन है आईजीएसटी का, तो कुछ भी मत करो, दोनों में आधा आधा रेट बांट दो। ठीक है जी, तो वो आपका एसजीएसटी सीजीएसटी का रेट बन जाए। समझ में आया सर? पक्का? चलो, तो सर ये तो हो गया देखो सर जीएसटी के बारे में बेसिक्स। ठीक है,
अब मैं पहले आपको ये चीज बताता हूँ कि सर जीएसटी को लाए क्यों और जीएसटी काम क्या करता है और क्यों इसकी जरूरत हमको पड़ी। ठीक है, जब ये एक बार डिस्कस करते हैं। चलो जी, आ जाओ सर। देखो जी सर, हमको पता है जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर जीएसटी के आने से पहले, जीएसटी के आने से पहले ये सारे जो टैक्सेस है ना, ये गुड्स और सर्विसेज पे लगते थे। जीएसटी से पहले ये सारे टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज किए जाते थे। जीएसटी आने के बाद इनका जो वैल्यू है वो काफी सारे टैक्सेस पे, काफी सारे गुड्स पे कम हो गया। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सेस को ऐड करो, इसका नाम है सर वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। तो सर ये सारे जो टैक्सेस है ना, पहले गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा करते थे, लेकिन जब से जीएसटी आया तो जिन गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता उन पे ये लगते। अदरवाइज 90% चीजों पे क्या लगता है, जीएसटी। जिन पर जीएसटी नहीं चार्ज किया जाता, जैसे कि वो मैंने आपको बताया पेट्रोलियम, ठीक है, अल्कोहल, इंपोर्टेड गुड्स, तो सर उनके ऊपर ये सारे चार्जेस लगते हैं। अदरवाइज बाकी सब पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है। समझ में आया? अच्छा सर, तो जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब सर जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो जी सर, मान लो मैं एक रिटेलर हूं, मैं गुड्स परचेज करने गया और मैंने 10,000 रुपए के गुड्स लेके आया। सर ये मेरी अभी कॉस्ट है, ये क्या है सर, मेरी कॉस्ट है। सर मैं 10,000 रुपए के गुड्स जो है वो एक मैन्युफैक्चरर से खरीदे। सर जी रिटेलर तो मैन्युफैक्चरर से लेता है ना, तो मैंने मैन्युफैक्चरर से 10,000 रुपए के गुड्स परचेज कर लिए। सर जब मैंने मैन्युफैक्चरर से परचेज किए तो सर मैन्युफैक्चरर भी कुछ चार्ज लेता होगा, उसका भी कुछ जीएसटी है, उसको भी तो सरकार को देना है, तो वो भी तो मुझसे ही लेगा। मैंने कहा था ना आपको, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। सर आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। उस बंदे को जीएसटी भरना था तो उसने मुझसे ले लिया, जितना उसकी लायबिलिटी थी, जितना उसको चार्ज था उसने मुझसे ले लिया। तो सर इसका मतलब मैं गुड्स के साथ साथ 200 रुपए का टैक्स भी भर के आया। अब ये कोई भी टैक्स हो सकता है, जीएसटी नहीं है, लेकिन सर मैं टैक्स भर के आया तो सर मुझे सामान कितने का पड़ा, 10,200 रुपए का, 10,200 रुपए का। सर इसको बेचने के लिए मैंने कुछ फर्दर एक्सपेंसेस किए, जैसे पैकिंग वगैरह की होगी, तो सर फर्दर एक्सपेंसेस चार्ज कितना लगा, 500 रुपीज। फर्दर एक्सपेंसेस चार्ज कितना लगा सर, 500 रुपीज। तो सर मेरे गुड्स अब कितने के पड़ गए, 10,700 रुपए के। अब सर इसके ऊपर सरकार ने मुझसे टैक्स ले लिया, ठीक है, एक सेकेंड सर, इसके ऊपर सरकार ने मुझसे टैक्स ले लिया और मैंने भी फिर टैक्स भर दिया। सर मैंने भी टैक्स भर दिया, तो सर मेरे को टोटल अब ये गुड्स कितने के बेचूंगा मार्केट में, 11,235 रुपए के। अब सर मार्केट में मुझे ये गुड्स कितने के बेचने हैं, 11,235 रुपए के। अब सर मैं जाऊंगा और अपने किसी कस्टमर से ये प्राइस चार्ज कर लूंगा। क्या हुआ सर, मैं खरीद के लाया तो मैं टैक्स पे किया, मेरे को गुड्स कितने के पड़ गए, 10,200 के। मैंने फर्दर चार्ज लगाया, मुझे गुड्स पड़ गए 10,700 के। इसके ऊपर 5% चार्ज मेरे पे लगा, जो टैक्स मेरे को देना था वो टैक्स मैंने अपने कंज्यूमर से चार्ज कर लिया और कंज्यूमर ने फाइनल अमाउंट पे कर दिया। समझ में आया? सर मैं खरीद के लाया, टैक्स दिया, मेरे को एक कॉस्ट पड़ गई, कॉस्ट टोटल कितनी पड़ी, 10,200। मैंने फर्दर एक्सपेंस लगाया 500, तो कितने का हो गया, 10,700। इसके ऊपर अब मुझे ये मार्केट में बेचना है। मार्केट में बेचने के लिए मैंने क्या चार्ज किया, कोई भी टैक्स, जीएसटी नहीं, कोई भी टैक्स, क्योंकि मुझे भी सरकार को पे करना है, मुझे भी तो सरकार को पे करना है, तो मैंने भी 5% चार्ज किया, जो कि सरकार का ही रेट है, मेरा कोई रेट नहीं है, ये इसका रेट है, ये सरकार का। सर मैंने 5% चार्ज किया और गुड्स कितने का बन गया, 11,235 रुपए का। अब सर इसमें से 535 रुपए मैं सरकार को दे दूंगा और अपने 10,700 रुपए अपने पास रख लूंगा, 10,700 रुपए अपने पास रख लूंगा। तो सर क्या यही होता है हमारे मार्केट में? बिल्कुल सर यही होता है, बट यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है सर, देखो सर जो आपने ये 5% चार्ज किया, ये आपने चार्ज किया 10,700 पे, जो कि सर जिसके अंदर ये 500 रुपए इंक्लूडेड है और ये 10,000 रुपए इंक्लूडेड है। सर ये तो आपका एक्चुअल खर्चा है, ये तो आपका एक्चुअल खर्चा है। लेकिन सर जो ये 535 है, क्या इसके अंदर ये 5% इस 200 रुपए भी निकला हुआ है?
क्या मैंने यहां पर जब ये टैक्स चार्ज किया ओवरऑल अमाउंट पे, तो क्या उसके अंदर ये 200 रुपए भी आ गए? तो सर क्या ये टैक्स पे टैक्स लग गया? ये क्या हुआ सर? टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। सर वैसे ही सरकार इतना टैक्स लेती है, अगर टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगने लग गया तो आम आदमी कहां जाएगा? लेकिन सर आज तक ऐसा ही होता आ रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। सर इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट। सही, जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है इसका मतलब क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो सर इस कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए ही किसका जन्म हुआ? जीएसटी। इस कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए ही क्या लाया गया? जीएसटी लाया। अब सर जीएसटी ने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी उसको थोड़ा समझते हैं इस छोटे से केस स्टडी के साथ। सर जी दोबारा से मैं एक रिटेलर, अभी आपके सामने मैंने 200 रुपए का टैक्स पे किया है, राइट? सर मैं 200 रुपए का टैक्स पे करके आया और अब की बात ये जीएसटी। अब हम क्या मानते हैं कि जीएसटी इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब मेरे ऊपर क्या लग रहा है सर? जीएसटी लग रहा है। तो सर जब नॉर्मल टैक्स की जगह मैंने 200 रुपए का जीएसटी पे किया, बताओ मैंने जीएसटी किसको पे किया होगा? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को। सर फिर मैं गया अपना सामान बेचने के लिए और मैंने सामान बेचा कितने का? 10,000 रुपए। कितने का बेचा? 10,000 का। सर इस 10,000 के ऊपर सरकार को, देखो मैं आपको बात बताता हूँ सर, जो हमको फाइनल रेट हम चार्ज करते हैं ना जीएसटी का, एक्चुअली वो रेट होता है जो सरकार को चाहिए होता है। एक्चुअल में वो रेट होता है जो सरकार को चाहिए होता है। इसका मतलब सर मैंने अपने 10,000 पे कितना रेट चार्ज किया? 5%। कितना रेट चार्ज किया? 5%। देखो सर हमें पढ़ा था ना कि ये भी एक रेट होता है 5%, ठीक है जी। तो सर मैंने 5% का जीएसटी चार्ज किया, मेरा कोई रेट नहीं है, सरकार ने बताया कि जो आप गुड्स बेचते हो ना, इन गुड्स पे 5% का जीएसटी लगना चाहिए। तो सर मैंने भी यही किया, मैं अपने कंज्यूमर से 10,000 रुपए गुड बेचे जिसमें 5% जीएसटी अलग से चार्ज कर लिया। अब सर ये जो मैंने 500 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया है, 500 रुपए का जीएसटी कलेक्ट करा है, इसको सर अभी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गवर्नमेंट को दूं। क्या होता है सर? गवर्नमेंट को पेमेंट कौन करता है टैक्स की? सर गवर्नमेंट को पेमेंट करता है सप्लायर। आप बताओ, आप जाते हो ब्रेड खरीदने, आप जाते हो दूध खरीदने, ठीक है, जनरली इन पे जीएसटी नहीं लगता और कोई टैक्स लगता है, पर मैं मान लेता हूं कि आपने कोई फर्नीचर वगैरह खरीदा, उस पर जीएसटी लगता है। सर आपने जीएसटी चार्ज करा, मैंने आपसे बिल दिया, उसका जीएसटी लगा हुआ था, आपने मुझे फाइनल अमाउंट की पेमेंट कर दी, तो क्या आप जीएसटी सरकार को पे करने गए हो? कभी कभी गए हो? तो कौन पे करता है आपकी जीएसटी? सप्लायर। जिसने जीएसटी रिसीव करा वही टोटल जीएसटी सरकार को देने के लिए जाता है। तो सर जो मैंने 200 रुपए भरे होंगे ये मेरे सप्लायर ने, जिसने गुड्स मुझे बेचे, उसने सरकार को दे दिया होगा। तो सर ये 200 रुपए मेरी जेब से गए हुए हैं। अब सर जो मैंने आपसे 500 रुपए रिसीव करे, ये 500 रुपए मेरी जिम्मेदारी है सरकार को देना। सर बताओ इन 10,000 के गुड्स पे सरकार को कितना जीएसटी चाहिए? 500 रुपए। कितना जीएसटी चाहिए? 500 रुपए। क्या सरकार को उसके अलावा और किसी पैसे से मतलब है? नहीं सर। सर अब सरकार चाहती है कि मैं उनको 500 रुपए दूं, बट क्या मैं ऑलरेडी 200 रुपए पे कर चुका हूं? सर इन्हीं गुड्स को तो मैं खरीद के लेके आया जिसके ऊपर 200 रुपए पे किए थे, इन्हीं गुड्स को खरीद के मैं लेके आया जिसके ऊपर मैंने 200 रुपए पे ऑलरेडी कर दिए, यहां पर आके 500 रुपए आपसे ले लिए, क्योंकि सर अभी मैंने कहा था जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स। सर मेरी जेब से कुछ नहीं जाने वाला, जो फाइनल कंज्यूमर है उसी की जेब से सारा पैसा जाएगा। तो सर सरकार को 500 रुपए चाहिए थे, मैंने 200 रुपए दिए जब मैं परचेज करके लेके आया, तो अब जब सरकार को मैं और पेमेंट करूंगा तो सर ये 200 रुपए का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, 200 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा और मैं सिर्फ 300 रुपए सरकार को पे करूं, क्योंकि सर सरकार को कितने पैसे चाहिए थे? 500 रुपए। 200 रुपए मैं ऑलरेडी दिया आया, तो भाई वो 200 मैं अपने पास रख लूंगा कि सर आपको तो मैं 200 रुपए दे चुका हूं ना, आपको 500 चाहिए, 200 पहले पहुंच गए, तो अब और कितने दूंगा मैं आपको? सिर्फ 300 रुपए। तो ये पकड़ो, मैं 300 रुपए और 200 रुपए मैंने अपने पास रख ली।
समझ में आया सर? इसी तरीके से जीएसटी काम करता है। तो सर देखो, जहां पर पहले टैक्स के ऊपर टैक्स लग जा रहा था, वहीं पर अब ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। क्यों सर? क्योंकि जो टैक्स चार्ज किया एट द एंड, उसमें से जो पहले पे किया हुआ टैक्स है उसकी क्या मिल गया? क्रेडिट मिल गया। जो पहले पे किया हुआ टैक्स है उसका क्रेडिट मिल गया। समझ में आई सर? इसलिए सर, अच्छा आप कहोगे सर कि क्या पता है जो ये 10,000 रुपए हैं ये 200 रुपए ऐड करने के बाद आए हो। आप क्या कहोगे कि क्या पता सर ये जो 10,000 रुपए 200 रुपए ऐड करने के बाद आए हो, तो सर इस पे भी तो 5% लग ही गया। पर ऐसा नहीं है बेटा, जीएसटी अमाउंट में, कॉस्ट में ऐड नहीं होता। जब मैं सामान खरीद के लाया हूंगा तो बेटा मैं 10,000 का ही सामान खरीद के लाया हूंगा। यहां पे जब मैंने प्लस 200 किया, पेमेंट मैंने करी बेटा 10,200 रुपए की, लेकिन 200 रुपए मेरी कॉस्ट में ऐड कभी भी नहीं होते। जब मैं अपनी बुक्स में कॉस्ट दिखाऊंगा ना, तो वो कॉस्ट हमेशा कितने की दिखेगी? 10,000 रुपए की दिखेगी। क्योंकि सर ऐसा टैक्स जिसका क्रेडिट अवेलेबल हो, जिसका क्रेडिट अवेलेबल हो, उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करते। आप आगे जाके सीखोगे कि सर जिसका क्रेडिट अवेलेबल होता है उसको कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता, उसको कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता। तो सर कितना सिंपल है, जो मैं टैक्स पे करके आया वो कॉस्ट में है ही नहीं, वो कॉस्ट में है ही नहीं। सर मैंने फाइनल जीएसटी लिया, वो सरकार को पे कर दिया, और जो 200 रुपए पहले से पे कर रखा था उसका क्या मिल गया? क्रेडिट। क्या मिल गया? क्रेडिट। तो सर बताओ, क्या अब टैक्स के ऊपर टैक्स लगा? जो 200 रुपए था वो कॉस्ट में ऐड ही नहीं करने दिया, जो 5% आया वो सिर्फ कॉस्ट पे आया, और वो भी 5% जब मैं पे करने सरकार को गया तो मेरे 200 रुपए सरकार ने वापस कर दिए। सरकार के पास सिर्फ फाइनल 500 रुपए का टैक्स पहुंचा, जो कि पहुंचना चाहिए। तो सर, और पहले जाता ज्यादा टैक्स सर, राइट? तो सर इस तरीके से जीएसटी काम करता है, जो कि कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर देता है, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर देता है। कैसे सर? पहली बात तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं करने देते। सेकंड, जो टैक्स चार्ज होता है वो कॉस्ट पर होता है। थर्ड, जो हम फाइनल टैक्स सरकार को पे करते हैं उसमें से ऑलरेडी पेड जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है, ऑलरेडी पेड जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है। अब सर ये क्रेडिट मिलना क्या होता है? अच्छा यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब सर ये क्रेडिट मिलना क्या होता है वो समझते हैं। देखो जी सर, इस क्रेडिट को हम लोग कहते हैं आईटीसी। आईटीसी सर, आईटीसी का क्या मतलब है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी का क्या मतलब है सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है? भाई मैं एक सप्लायर, मैं आगे सामान बेचता हूं, और पर सामान बेचने के लिए सामान खरीदना पड़ता है। जब सामान खरीद के लाया, सरकार क्या कहती है कि भाई देखो, आप फिलहाल के तो जीएसटी पे करो, आप अभी आपने सामान खरीदा है तो फिलहाल के लिए आप जीएसटी पे कर दो उनको, जितना आपके ऊपर बनता है, जो कि मैंने किया। सर जब मैं सामान खरीद के लाया तो फिलहाल के लिए 200 रुपए का जीएसटी मैंने सरकार को दे दिया, 200 रुपए का जीएसटी सरकार को दे दिया। जब मैं आगे कंज्यूमर को बेचूंगा तो उससे टोटल जीएसटी कलेक्ट करूंगा। क्या कलेक्ट करूंगा? टोटल जीएसटी। जब मैंने टोटल जीएसटी कलेक्ट किया तो वो भी सरकार को पे कर दिया। अब सरकार के पास कितने पैसे पहुंच गए? 700 रुपए, लेकिन पहुंचने कितने चाहिए? 500। तो जी सरकार कहती है कि हमको भरनी होती है हर साल एक रिटर्न, हर साल एक रिटर्न। आपने सुना होगा आईटीआर, है ना जी? तो सर हमको हर साल एक आईटीआर भरनी पड़ती है, हालांकि वो इनकम के लिए होती है, उस पर जीएसटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। जिस तरीके से हम आईटीआर भरते हैं ना, उसी तरीके से जीएसटी की भी एक रिटर्न भरी जाती है, जिसके अंदर क्या लिखा होता है कि मैंने सरकार को कितना जीएसटी दिया, मैं सरकार को कितना जीएसटी दिया। तो सर सरकार क्या करती है? सरकार मुझे को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देती है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देती है। तो सर जब मैं अपना फाइनल टैक्स निकाल रहा होता हूं उसमें इसको माइनस कर देता हूं, फाइनल टैक्स पेमेंट में इसको माइनस कर देता हूं, तो सर ऑटोमेटिकली मेरे को छूट मिल गई ना टैक्स में, ऑटोमेटिकली छूट मिल जाएगी। अब से ये आईटीसी काम कैसे करता है वो भी आगे सीखते हैं। बट सर ये क्रेडिट का मतलब समझ में आया? आईटीसी, आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। सरकार क्या करती है? देखो अब सरकार ये थोड़ी कहे कि अपने आप सेट ऑफ करके दे दो। सरकार क्या कहती है कि आप पूरी पेमेंट करो, जब आप पूरी पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको दूंगी आईटीसी। क्या दूंगी? आईटीसी।
अब ये आईटीसी आपके पास रहेगा। आईटीसी एक पेपर है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है एक जगह पे, जो कि ऑनलाइन आपको दिखता रहेगा। जब आपको अपना टैक्स पे करना होगा तो आप वहां जाके आईटीसी क्लेम कर सकते हो, आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। मतलब सर देखो इस तरीके से, आओ जी सर, आईटीसी को क्लेम कैसे करते हैं, ये देखो मैंने आपको बताया कि सर 3 तरीके की जीएसटी हम भरते हैं। अब सर ये तीनों जीएसटी जब मैं कलेक्ट करूंगा तो मुझे ही भरनी पड़ेंगी। सरकार क्या कहती है कि देखो जी हम आपको क्या देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर वो इनकम टैक्स रेट तीनों का होगा, क्योंकि सर जैसे ही मैं इंटरस्टेट परचेज सेल करता हूं, मैं इंटरस्टेट सेल करता हूं तो मेरे पास आईजीएसटी आता है, आईजीएसटी आता है। सर क्या उसी तरीके से क्या मैं इंटरस्टेट परचेज नहीं करता हूंगा तो सर क्या मुझे उसी तरीके से आईजीएसटी पे भी करना पड़ता होगा? जैसे आईजीएसटी सेल पे रिसीव करता हूं वैसे ही आईजीएसटी परचेज पे भी करता हूं। तो सर जो पेमेंट करी उसका क्या मिल जाता है, आईटीसी। जो भी सप्लायर जब पेमेंट करता है जीएसटी की तो उसे उसका क्या मिल जाता है, इनपुट टैक्स। क्या मिल जाता है, इनपुट टैक्स। तो उस इनपुट टैक्स का क्या करना है, अपने पास रखो और बाद में उसको सेट ऑफ कर लो। ठीक है, कैसे, देखो जैसे यहां सर अभी मेरे को 500 रुपए सरकार को पे करने थे, 200 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका था। देखो जी सर 200 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका था। जब मैंने सरकार को 200 रुपए पे करे होंगे उसी टाइम अपने ऑनलाइन वेबसाइट पे मेरे अकाउंट के अंदर सरकार ने दिखाया होगा कि आपके पास 200 रुपए का क्या पड़ा है, आईटीसी पड़ा है। 200 रुपए का आईटीसी पड़ा है। ये क्या है सर, इनपुट टैक्स। क्या है सर, इनपुट टैक्स। कभी भी मैं परचेज करता हूं उसके ऊपर पैसे देता हूं, टैक्स देता हूं, तो उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। सर जो ये 500 रुपए हैं ये मुझे सरकार को देने हैं, सरकार को इसके कहते हैं सर आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं सर, जो पैसा सरकार को देना है उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। जो मैं ऑलरेडी दे के आ चुका हूं उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। सर ये कहां पे आता है, परचेज पे, और सर ये कहां से आता है, सेल्स। तो सर सरकार क्या कहती है कि आपने 200 रुपए ऑलरेडी पे कर दिए, मैं उसका आपको क्या दे दूंगा, आईटीसी दे दूंगा। और अब जो आपको आपका आउटपुट टैक्स पे करना है जो कि 500 रुपए है, आप इसमें से सेट ऑफ कर लो, इसमें से सेट ऑफ कर लो आईटीसी, सेट ऑफ कर लो आईटीसी। मतलब सर 500 रुपए का आउटपुट माइनस 200 रुपए का आईटीसी। तो सर आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, 300। समझ में आया आईटीसी कैसे काम करता है? सर आईटीसी आपको आपकी ऑनलाइन वेबसाइट पे आपके अकाउंट के अंदर दिख जाएगा कि मेरे पास कितना आईटीसी पड़ा है। आपको उस टाइम का जो भी आउटपुट टैक्स पे करना है उसमें से आईटीसी माइनस कर दो, जितना अमाउंट बचेगा उतनी आपकी फाइनल पेमेंट हो जाएगी। तो आपको सिर्फ 500 रुपए टैक्स नहीं पे करना, आपको सिर्फ 300 रुपए टैक्स पे करना है, क्योंकि सर 200 रुपए आप पहले पे करके आए थे जब आपने सामान खरीदा था। तो सर अब आपको क्या मिल जाएगा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आई सर? अच्छा सर ये तो 200 रुपए था, मान लो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट 200 की जगह 500 रुपए पूरा होता, तब क्या करते, कुछ भी नहीं भाई, यहां 500 माइनस करते और सरकार को कोई भी टैक्स नहीं पे होता, सरकार को कोई भी टैक्स पे नहीं होता। समझ में आई सर? जरूरी नहीं है कि आईटीसी कम ही हो, आईटीसी ज्यादा भी हो सकता है। तो सर जब ज्यादा होगा तो हम कोई भी टैक्स की पेमेंट सरकार को नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि जो आपने माइनस करा आईटीसी ज्यादा हो। सर अगर ऐसा होगा, देखो सर मान लो मेरे पास आईटीसी पड़ा हुआ है 600 रुपए और मुझे टैक्स कितना पे करना है, तो क्या कहोगे सरकार को कि सर मैं सरकार 500 रुपए पे करने हैं, 600 रुपए पहले से पड़े, 100 रुपए मुझे आप वापस करो। सर मेरे को आपको 500 रुपए देने हैं और आपके पास बकाया मेरे 600 रुपए, इनपुट टैक्स तो सरकार को मेरे को देना होता है। सर 600 रुपए है तो 100 रुपए मुझे वापस दे दो। सरकार कहती है कि भाई 500 रुपए पे करने, 600 रुपए पड़े हैं तो 500 माइनस कर लो, अभी कोई भी टैक्स मत दो। और जब फ्यूचर में और टैक्स दोगे, मान लो सर फ्यूचर में 200 रुपए टैक्स देना है, तो जो बचा हुआ 100 रुपए वो यहां माइनस कर लेना और फिर 100 रुपए दे देना। सर मैक्सिमम तो उतनी ही मिलेगी ना आईटीसी जितना आउटपुट टैक्स है, इससे आईटीसी कैसे मिल जाएगी कि सरकार वापिस जेब में वापस दे पैसे लाके?
सरकार कहती है जितना मैक्सिमम उतना एडजस्ट कर लो, बाकी का बाद में एडजस्ट कर लेना। समझ में आई सर बात? ठीक है जी। तो इस तरीके का काम करता है सर आईटीसी। ठीक है जी। अब सर आईटीसी सेट ऑफ करने का, जैसे मैंने सेट ऑफ करा, इसके कुछ रूल्स होते हैं। इस तरीके से सेट ऑफ करने क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। और सर वो रूल क्या होता है, वो रूल होता है ये, अगर आपको आईजीएसटी की पेमेंट करनी है, सर पेमेंट कब करनी पड़ती है, जब सेल करी होगी, जब आउटपुट टैक्स आया होगा, वही तो पेमेंट करेंगे। तो सर जब हमको मान लो हमारा आईजीएसटी आउटपुट टैक्स में पड़ा हुआ, आईजीएसटी आउटपुट टैक्स में पड़ा हुआ है, तो सर क्या करूंगा, सबसे पहले इसके अंदर से आईजीएसटी का ही इनपुट माइनस करना है। अगर आप आईजीएसटी की पेमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आईजीएसटी वाला इनपुट ही यूज होगा, सबसे पहले आईजीएसटी वाला इनपुट ही यूज होगा। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सर एक एबीसी सप्लायर है, ठीक है जी। सर इसने पूरे अपने महीने में सेल वेल करी है, और पूरे महीने की सेल के बाद इसके पास ये रिजल्ट है कि सर इसको आईजीएसटी कलेक्ट हुआ है 3000 रुपये, और जब इसने इंट्रा स्टेट सप्लाईज करी तो इसको सीजीएसटी मिला है 1900 रुपये, और सिमिलर गोज विद, क्योंकि सर दोनों हमेशा सेम ही मिलते हैं, तो ये भी 1900 रुपये मिला है। ठीक है सर, तो ये हो गया इसका आउटपुट टैक्स, इसको मिला है मतलब आउटपुट टैक्स है ये। अब सर इसको ये सारा टैक्स सरकार को पे करना है। अब इसी के बदले में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि इसके पास आईटीसी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है सर, आईटीसी। अब आईटीसी कैसे है सर, आईजीएसटी का आईटीसी पड़ा हुआ है 800 रुपये, नहीं सॉरी, आईजीएसटी का मान लो आईटीसी पड़ा हुआ है 2800 रुपये। सर सीजीएसटी का आईटीसी पड़ा हुआ है 2100 रुपये, और एसजीएसटी का आईटीसी पड़ा हुआ है 1800। ठीक है सर, ये क्या है सर, इसके आईटीसी। आईटीसी का मतलब सर इसने कभी ना कभी कोई टैक्स पे करा होगा, जो कि इसके पास सरकार ने क्या कहा कि भाई अपना आईटीसी ले लो, जब कल को आउटपुट टैक्स पे करोगे तो उसमें से माइनस कर लेना, उसमें से माइनस कर लेना। अच्छा सर, तो अब ये इसके पास पड़ा हुआ है। अच्छा सर, आप ये सोचोगे कि सर जब सेल ही 1900 की है तो इसने ज्यादा टैक्स कैसे पे कर दिया, कमाया टैक्स कम और पे करा ज्यादा जब खरीद के लाया। तो बेटा ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एप्पल बेच रहे हो तो एप्पल का ही आईटीसी सेट ऑफ होगा। कोई भी सामान आपने खरीदा हो और जीएसटी दिया हो, और आप एक सप्लायर हो, आप उसको फर्दर सप्लाई के लिए खरीद रहे हो, तो आपको आईटीसी मिल जाता है। और आईटीसी सेट ऑफ करने के लिए सरकार ये नहीं पूछती क्या ये वही सामान है जो आपने बेचा। अगर आपके पास आईटीसी पड़ा है तो आप आईटीसी को कभी भी सेट ऑफ कर सकते हो, चाहे किसी के भी अगेंस्ट करो। सरकार ये नहीं पूछती कि सर जो आपने जैसे मान लो आपने एक फोन खरीद के आईटीसी कमाया, तो अब आप वो फोन बेच रहे हो, तो क्या ये वही फोन इसके ऊपर आईटीसी मैंने आपको दिया है। सरकार को उससे मतलब नहीं है। सरकार का मतलब है कि आपको आईटीसी पड़ा है, आउटपुट टैक्स है, जब सेट ऑफ करना हो तब सेट ऑफ कर लेना। समझ लो मेरी बात कि सर जरूरी नहीं है कि मैंने आज एक शर्ट बेची और उसके ऊपर आउटपुट जीएसटी है तो इसी शर्ट का, इसी पर्टिकुलर शर्ट का आईटीसी ले सकता हूं। सर मेरे पास जितना भी टोटल आईटीसी है उसको सेट ऑफ कर सकता हूं। सर ये 1-to-1 टैक्स नहीं है, ये 1-to-1 टैक्स नहीं है कि जो सामान आगे बेचा है उसी का आईटीसी मिलेगा। जितना भी आईटीसी पड़ा है सबको एक साथ सेट ऑफ कर लूंगा, तब भी सरकार कुछ नहीं कहेगी। क्यों कुछ नहीं कहेगी भाई, अब आगे नहीं कर पाओगे। अगर आपने सारा टैक्स यहां यूज कर लिया तो जब आगे आउटपुट आएगा उसमें टैक्स यूज नहीं कर पाओगे। वो आपकी मर्जी, आपको कितना टैक्स यूज करना है। ठीक है जी, इसलिए क्या कहते हैं, जीएसटी 1-to-1 टैक्स नहीं है। इसका आईटी जरूरी नहीं है कि जो सामान बेच रहे हो इसी का पर्टिकुलर आईटीसी मिलेगा। अगर आपने आज एक शर्ट बेची है लेकिन आईटीसी आपको पैंट खरीदने का पड़ा हुआ है, आईटीसी पैंट, आपने जब पैंट खरीद के लाए होगे तो जीएसटी पे किया होगा, तो उसका आईटीसी आपके पास पड़ा होगा कि आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। आज आपने बेच दी एक शर्ट और शर्ट का जीएसटी आ गया पेमेंट करने के लिए, शर्ट का जीएसटी आ गया सरकार को पेमेंट करने के लिए, तो भाई क्या सरकार ये कहेगी कि नहीं 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 ये तो पैंट का आईटीसी है, आप टैक्स पे कर रहे हो शर्ट का, तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। सरकार कहेगी आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना मत करो।
तो सर अगर मुझे शर्ट का 500 रुपये जीएसटी पे करना है तो मेरे पास पैंट का 400 रुपये का आईटीसी पड़ा हुआ है, तो मैं सेट ऑफ कर सकता हूं और सिर्फ 100 रुपये का टैक्स पे कर दूंगा। समझ में आया सर? तो सर अब ये है मेरा आउटपुट टैक्स, ये सारा क्या है मेरा आउटपुट टैक्स, और सर ये मेरा पड़ा हुआ है आईटीसी। अब सर सेट ऑफ कैसे करते हैं वो सीखते हैं। सर अगर हम बात करते, सबसे पहले जितने भी सारे हैं पहले ये अपने आप से होते हैं, पहले ये अपने आप से होते हैं। मतलब सर देखो जी, अगर पहले आईजीएसटी मेरे पास 3000 रुपए है पेमेंट के लिए, ये आउटपुट है, ये क्या है आउटपुट है, तो और सर मेरे पास आईटीसी कितना पड़ा हुआ है 2800, तो सर मैं इसमें से पहले माइनस कर दूंगा, ठीक है। अभी सर पेमेंट करने के लिए कितना टैक्स बचा हुआ है 200 रुपए का। अभी रुको सर सीजीएसटी पे आते हैं, कितना है सर 1900, कितना है सर 1900, और यहाँ कितना पड़ा है, तो सर इसमें से कितना माइनस कर दूंगा 1900 मैक्सिमम। क्या कहा था मैंने आपको, आईटीसी कितना भी पड़ा हो सर, कितना ले सकते हो क्रेडिट, जितना मैक्सिमम आउटपुट है, जितना मैक्सिमम आउटपुट है उतना ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो सर अब इसको क्या कोई सीजीएसटी भरने की जरूरत है नहीं है, लेकिन क्या क्रेडिट में अभी भी 200 रुपए बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं। अब सर यहाँ पे आके देखो, ओ माय गॉड सर आईजीएसटी तो अभी भी पे करना है, आईजीएसटी तो अभी भी पे करना है। तो सर सबसे पहले सब लोग अपने आप से सेट ऑफ होते हैं। आईजीएसटी जब खुद से सेट ऑफ हो जाता है लेकिन फिर भी कोई बैलेंस बचता है तो कौन आता है सर गेम में, सीजीएसटी। तब कौन आता है इसको बचाने, अगर तब भी कुछ बच गया तब कौन आएगा, एसजीएसटी। सिमिलर गोज विद सीजीएसटी सर, सबसे पहले सीजीएसटी खुद से सेट ऑफ हो जाएगा, अगर कोई भी अमाउंट बचा तो कौन आएगा, नहीं, फिर आएगी आईजीएसटी, फिर क्या आएगा आईजीएसटी, फिर नहीं सर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कभी भी आपस में सेट ऑफ नहीं होते, कभी भी आपस में सेट ऑफ नहीं होते। समझ में आया सर? कहीं भी एसजीएसटी सीजीएसटी से और सीजीएसटी एसजीएसटी सेट ऑफ नहीं होता। अब सर देखो इसका 1800 का पड़ा हुआ है, तो यहां से क्या माइनस कर देंगे 1800, कितना बच गया, क्या यहाँ कुछ बचा, क्या यहाँ कुछ बचा, तो सर टोटल आउटपुट टैक्स कितना हो गया, जो पेमेंट करनी है सिर्फ 100 रुपए। देखो सर बताओ जी कितना सारा पेमेंट करनी थी, लेकिन आईटीसी सबका क्लेम कर लिया और एट लास्ट से कितना पेमेंट करना है सरकार को, 100। सर इस तरीके से आईटीसी काम करता है, समझे? इस तरीके से आईटीसी काम करता है। सर हम उसको सेट ऑफ कर लेते हैं और लास्ट में क्या निकाल लेते हैं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। लेकिन ये सेट ऑफ करने के लिए, ये सेट ऑफ करने के लिए सर हमारे पास ये टेबल है। सबसे पहले आईजीएसटी में से आईजीएसटी सेट ऑफ होगा, उसके बाद सीजीएसटी सेट ऑफ होगा, फिर एसजीएसटी सेट ऑफ होगा। सीजीएसटी में से पहले सीजीएसटी सेट ऑफ होगा, फिर आईजीएसटी सेट ऑफ होगा, एसजीएसटी सेट ऑफ नहीं होगा। एसजीएसटी में पहले एसजीएसटी सेट ऑफ होगा, फिर आईजीएसटी सेट ऑफ होगा, लेकिन सीजीएसटी कभी भी सेट ऑफ नहीं होगा। स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स आपस में सेट ऑफ नहीं होते। समझ में आ गई सर बात? कोई डाउट? ये है सेट ऑफ का टेबल। सेट ऑफ कैसे होता है वो ये रहा एक एग्जांपल, ठीक है जी। इससे पहले आपने क्या पढ़ लिया, थ्योरी, ठीक है जी। ये रही जीएसटी क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइप ऑफ जीएसटी क्या होता है। अगर आईजीएसटी के रेट गिवन है और एसजीएसटी सीजीएसटी का नहीं गिवन तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर जीएसटी क्यों लाया गया, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट बीच में आता था, इसको कैंसिल करने के लिए जीएसटी लाया गया। और क्या कहा गया कि भाई जितना टैक्स आप पहले ही पे कर चुके हो उसका क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। अच्छा जो टैक्स सप्लायर पे कर चुका है उसको कॉस्ट में ऐड करने नहीं देंगे, कॉस्ट में ऐड करने नहीं देंगे, तो सर कैस्केडिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट काम कैसे करता है, सर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसे काम करता है। मान लो आपको आईजीएसटी 3000 रुपए पे करना था, सीजीएसटी 1900 रुपए करना था और एसजीएसटी भी 1900 रुपए पे करना था, बट आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी पड़ा हुआ था 2800, सीजीएसटी का आईटीसी पड़ा हुआ था 2100 और एसजीएसटी का आईटीसी पड़ा हुआ था 1800। तो सर इसको अकॉर्डिंगली जो हमारे पास ये टेबल है इसी के
क्या कहते हैं फॉलो करते हुए इसी के अकॉर्डिंग हम अपना आईटीसी का वो सेट ऑफ कर लेते हैं, और फिर लास्ट में जितना टैक्स बचता है वो हमारा क्या बन जाता है, टोटल आउटपुट लायबिलिटी। टोटल आउटपुट लायबिलिटी समझ में आया सर? अच्छा सर, ये तो हो गया सर कि सेट ऑफ कैसे करते हैं। सेट ऑफ करने से पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि जीएसटी निकाले कैसे, जीएसटी निकाले कैसे। सर उसके लिए हमारे पास ये है, ये देखो सर हमको जीएसटी लगाना होता है टैक्सेबल वैल्यू पर। सर जीएसटी किस पे लगाना होता है, टैक्सेबल वैल्यू पर। कैसे सर, देखो सर आपने सामान खरीदा 500 रुपए का, क्योंकि आपने बहुत सारा सामान खरीदा तो आपको मिल गया ट्रेड डिस्काउंट। कितना मिल गया सर, 50 रुपीज, तो सर 450 हो गया। सर इसे कहते हैं सेलेबल वैल्यू। क्या कहते हैं, सेलेबल वैल्यू, यानी कि इतने का सामान बेचने के लिए है 450। फिर आपने क्या करा, जल्दी पेमेंट कर दी तो क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट। मान लो सर 50 रुपए का ही कैश डिस्काउंट मिल गया, तो सर कितने का गुड्स बचे, 400। इसे कहते हैं भाई टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि ये टैक्सेबल वैल्यू है। और जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू आती है उसी के ऊपर जीएसटी लगता है, जितना भी परसेंटेज सरकार आपको बताती है। आपके लिए सरकार कौन है, आपकी सीबीएसई, ठीक है। आपको सीबीएसई बताएगा कि कितना रेट लगेगा, ठीक है सर। तो निकालना किसके ऊपर है, 500 के ऊपर नहीं, 450 के ऊपर नहीं, 400 के ऊपर, ठीक है जी। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कैसे आती है सर, तो टोटल प्राइस है, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर दो, कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद जो बचेगा उसे उसके ऊपर हमारा जीएसटी चार्ज होता है जी, ठीक है जी, उसके ऊपर हमारा जीएसटी चार्ज होता है। समझ में आया, पक्का? तो सर इस यहाँ पे जीएसटी चार्ज होता है और इस तरीके से हम उसका सेट ऑफ लेते हैं। कोई प्रॉब्लम, पक्का हो जाएगा जी। चल अब सर हम इस पूरे जीएसटी को एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। कि सर अगर हमको कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, बेसिकली जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, हमको उसका जनरल एंट्रीज पास करनी होती है और लास्ट में निकालना होता है कि कितना टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे करना है। अब टैक्स पे करने के लिए सर हमको अपना सेट ऑफ वाला टेबल याद रखना पड़ेगा, सेट ऑफ वाला टेबल याद रखना पड़ेगा। चलो जी, तो सर ये हमारे सामने क्वेश्चन, अब हम इसकी जनरल एंट्री सर हमको आती है, ठीक है जी। अब बस जीएसटी को उसके अंदर कैसे इंक्लूड करके रखना है वो हम लोग सीख लेंगे। चलो जी देखो, सबसे पहली एंट्री, परचेज गुड्स इन कैश फॉर 5000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी। जैसे मैंने यहां पर रेट नहीं लिखा, जी जी, आपको क्वेश्चन में सब में सेम लेना। बताओ सर कितना रेट लिखा है जीएसटी का, 18%। तो सर सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना होगा, 99%, ठीक है सर। अगर ऐसे एक रेट लिखा आता है तो आपको उसको डिवाइड कर लेना है। समझ में आ गया जी, ठीक है जी। चलो तो सर देखो, सर हमने परचेज करा है गुड्स इन कैश 5000 रुपए का, जिसके ऊपर जीएसटी पे करा है। तो बताओ सर, जब हम परचेज करते हैं तो वो इनपुट टैक्स होता है या आउटपुट टैक्स होता है, इनपुट। सर इसका क्रेडिट मिलेगा, याद रखो इसका क्रेडिट मिलेगा। तो सर ये किसकी एंट्री है, इनपुट की एंट्री। सर हमने गुड सोल्ड करे, उस पर जीएसटी लगा, यानी कि आउटपुट जीएसटी। समझ में आया सर कैसे निकालते हैं? चलो तो सर अब एंट्री करते हैं, जो जनरल एंट्री हमको आती है, और देखते हैं उसके अंदर सर हमको इंक्लूड कैसे करना होता है। चलो जी, सर परचेज किया गुड 5000 रुपए का, बताओ जी परचेज की एंट्री, क्योंकि सर कैश की एंट्री है, अभी हमने देखा कैश की एंट्री है, तो सर एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, सर ये तो होगा परचेज की बात, जो कि परचेज का प्राइस कितना है, 5000। कितना है, 5000। ठीक है जी। लेकिन सर क्या सिर्फ 5000 रुपए पे करने हैं?
सर जीएसटी भी तो लगाना है। अब आप बताओ, ये जीएसटी आप पे कर रहे हो, एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस। तो कहाँ आएगा, डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में। तो सर बस फिर यहाँ लगा देंगे हम इनपुट। अच्छा सीजीएसटी जीएसटी लगेगा, तो इनपुट सीजीएसटी, बस जी हो गया काम। सर जो भी हमारी सेलेबल वैल्यू है क्या है सर, 5,000 रुपए। इनके ऊपर टैक्स कितना कितना लगेगा सर? 9%। 9%। बताओ सर 5,000 रुपए का 9%, 450। 450, हाँ दो टोटल 900 हो गया ना, ठीक है जी। और तो सर मैं टोटल पेमेंट कितनी करूंगा? 5,900। समझ में आया सर? 5,900। क्लियर हुआ कैसे एंट्री करनी होती है? सर जो आपकी एंट्री है ना, जनरल एंट्री जो आपने आज तक सीखी है, सब कुछ सेम है, बस जीएसटी या तो इनकम आ जाएगी या फिर एक्सपेंस वाली साइड चला जाएगा, तो उस हिसाब से हम इसको ऐड कर लें। ठीक है सर, ओके है जी एकदम। चलो नेक्स्ट एंट्री करते हैं। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। सर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 रुपए और जीएसटी पे किया है। सर सेल्स की एंट्री करनी है, बताओ बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर अब जो आएगा वो क्या होगी, इनकम, तो 2 में आएगी। इसको कहेंगे आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। सर कितने की सेल हुई है? सेल हुई है सर 8,000 रुपए की। 8,000 का 9% यानी कि 720 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा सर? इसके साथ 9440। समझ में आया सर? तो इस तरीके से मेरे को सेल का पैसा रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं सर। परचेज गुड्स फ्रॉम करण, ठीक है 10,000 रुपए। अब ये परचेज करे करण से, ये कौन सी परचेज है सर? क्रेडिट परचेज। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? लगेगा सर जीएसटी से क्या मतलब है? हमको क्रेडिट कैश से क्या मतलब है? क्योंकि ये भी किस पे काम करता है, अक्रूवल पे। जब सर हम लोग इसको परचेज आज मान लेंगे तो सर जीएसटी भी आज ही पे करना पड़ेगा। जब परचेज आज मानेंगे तो जीएसटी भी आज ही पे करना पड़ेगा। तो सर कितने की है परचेज? 10,000 रुपए की। तो सर परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ जी, यहाँ पे क्या डालू? टू करम, क्योंकि सर ये क्या है, क्रेडिट, और सर ये परचेज है तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इनपुट टैक्स, क्या है यहाँ पे सर? 99% है। कितने का हुआ था सर? 10,000 रुपए का। तो सर करण को हम देंगे 10,000, हाँ जी, ठीक है जी। और ये डेबिट रहेगा, ठीक है। एक सेकंड, तो सर परचेज हुई है कितने की? 10,000 की। लेकिन करण को कितने पैसे देने पड़ेंगे हमको? 1,800, 11,800। ठीक है जी। अब सर इसी तरीके से आपको ये सारी एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। ये सोल्ड की है, ये आप कर लोगे, ठीक है। अच्छा हमारे पास का यहीं पे जीएसटी निकालना है, एंट्री समझ में आ गई। एक बार जीएसटी देख लेते हैं। अब सर 15,000 रुपए का हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर भी 9% लगेगी। 15,000 का 9% कितना होगा? बताओ बताओ बताओ। ठीक है जी। सर 15,000 पे भी 9% लग जाएगा, ठीक है। तो सर 13,50, 13,50 ये है सीजीएसटी, ये है एसजीएसटी। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 17,700, ठीक है जी। तो सर ये क्या हो गया मेरा टोटल, और ये क्या हो गया मेरा? अच्छा बताओ, अब ये आउटपुट है कि इनपुट है? आउटपुट है सर। तो ये क्या है? आउटपुट, ठीक है जी। एंट्री समझ में आ गई सर, एंट्री कैसे करनी होती है, ठीक है।
और ये हमने क्या निकाल लिया, यहीं पे निकाल लिया। अच्छा ये अगर सेल्स होगा तो 2 में आएगा। अगर सेल्स होगा सर आउटपुट है, आउटपुट का मतलब मेरे पास पहले आ रहा है, तो सर वो क्या हो जाएगी, इनकम एक तरीके से, तो क्रेडिट हो जाएगा, वी क्रेडिट व्हाट कम्स इन। ठीक है जी। चलो अब सर ये मेन है, देखो सर गुड्स रिटर्न बाय परम 5,000 रुपए। सर 15,000 रुपए का अभी बेचा था, क्योंकि क्रेडिट पे था तो परम ने वापस कर दिया, परम ने वापस कर दिया। अब सर इसकी क्या एंट्री होगी, हम एक एंट्री सीख लेते हैं कि इसकी क्या एंट्री होगी। ठीक है जी, थोड़ी सी ऑनलाइन ले लेते हैं हम लोग। देखो जी अब हम लोग लेंगे रिटर्न की एंट्री। ये देखो सर अब मेरे को सेल्स रिटर्न हो गई है, मैंने सेल करी थी ना, सेल्स रिटर्न हो गई है, तो बताओ सेल्स रिटर्न कहाँ जाता है, डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परम, कितने का बताओ, सेल रिटर्न का परम कितने से क्रेडिट होगा, 5,000 से, कितने क्रेडिट होगा, 5,000 से। अच्छा सर ये क्या है, 5,000 का ही सामान वापस आया है। अच्छा सर ये 5,000 रुपए का सामान उसने वापस किया, सर इसके अंदर जब हमने बेचा तो क्या टैक्स लगा के बेचा था, ये देखो सर मैंने जो ये सामान बेचा ये यहां से वापस आया है, यहां से जब मैंने इसको बेचा तो उसके अंदर देखो जीएसटी इंक्लूडेड है सर, कितना कितना इंक्लूडेड है, 99%। तो सर अब हमको यही निकालना है कि सर इस 5,000 के अंदर कितना जीएसटी है, ताकि हम ये निकाल सके कि सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना है। तो सर क्या अब हमको अकाउंटिंग इक्वेशन याद आ रही है, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉफिट वाला फॉर्मूला याद आ रहा है कि इसके अंदर टोटल 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, क्योंकि सर सीजीएसटी एसजीएसटी 99% है, सर इसके अंदर कितना है 18%, कितना है 18%। देखो जी ऐसा क्यों हुआ है सर, क्योंकि ना यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है कॉस्टिंग, यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है कॉस्टिंग, देखो अगले महीने ना कॉस्टिंग लिखा हुआ है, तो इसका जो ये 4,000 है ना ये विदाउट जीएसटी है, ये क्या है विदाउट जीएसटी, बट जो 5,000 इसका है कॉस्टिंग नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको यही मान के चलेंगे कि इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। तो सर अब कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कितना जीएसटी इंक्लूडेड है, तो कैसे करते हैं सर, जो ये 5,000 है इसकी वैल्यू कितनी है 100%, नहीं सर इसकी वैल्यू है 118%, क्योंकि इसके अंदर 18% का टैक्स भी इंक्लूडेड है। अब भाई देखो अब मैं आपको ये नहीं सिखा सकता इस वीडियो में कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, ठीक है जी। तो सर अब देखो इसके अंदर ऑलरेडी टैक्स है, ठीक है, तो सर 18% टैक्स है, तो इसकी 5,000 की वैल्यू कितनी है 118, और हमको वैल्यू कितने की चाहिए 18 की, यानी कि सिर्फ टैक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है जी। तो बताओ सर कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 5,000 डिवाइड बाय 118 इंटू 18, सर ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 763। सर ये क्या है 18% टैक्स, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होता है 99%, तो इसको क्या कर दूंगा डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो सर ये कितना निकल के आ जाएगा 381.5, ठीक है सर। तो ये यहाँ पे मैं एंट्री कर दूंगा। अरे सर जिस टाइम पे सेल करते हैं, उस टाइम हम लोग अपने जीएसटी को भी क्या करते हैं क्रेडिट, अब जब सेल रिटर्न हुआ है तो जीएसटी भी क्या हो जाएगा डेबिट, आउटपुट के ही नाम से। फिर तो सर हमको जीएसटी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, लगेगा तो भाई एंट्री तो करनी पड़ेगी ना कि कितना जीएसटी कम हो गया, एंट्री तो करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वो लगेगा अलग से, ठीक है जी। तो सर अमाउंट क्या निकलेगा 5,000 माइनस 763 विच इज 4237। समझ में आया सर। अगर कॉस्टिंग नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्या है कि 5,000 के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, 5,000 के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, तो सर हमने जीएसटी कैलकुलेट करा माइनस करा तो पता लग गया सेल रिटर्न का अमाउंट कितना है।
एंट्री यही होती है। बस क्या किया सर, जो हमने यहाँ जीएसटी चार्ज किया था उस जीएसटी को रिवर्स कर दिया, जो जीएसटी चार्ज किया था उस जीएसटी को रिवर्स कर दिया। अब सर सिमिलर गोज विद दिस, ये सर ये परचेज वाला है, ये मैंने रिटर्न किया है। देखो जब मैं करंट से परचेज करके लाया था, ये रहा सर परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी क्रेडिट, आउट इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट। तो सर मैं 900 रुपए पे करे थे। अब सर जब मैं उसको सामान वापस कर रहा हूं, सामान वापस कर रहा हूं जो कि लिखा है कॉस्टिंग 4000, क्या लिखा है, कॉस्टिंग 4000। तो सर अब जब मैं उसको वापस करूंगा तब भी जीएसटी वापस ले लो, जितना जीएसटी पे किया है, जब सामान वापस कर रहा हूं तो भाई मेरा पे किया हुआ जीएसटी वापस करो, मेरा पे किया हुआ जीएसटी भी वापस करो। तो सर इसकी एंट्री कैसे होगी, करंट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न का अमाउंट तो गिवन है 4000, हमको निकालना है करंट का अमाउंट, उसके लिए हमको चाहिए टू इनपुट सीजीएसटी सिमिलर विद एसजीएसटी। से कितना है 99% है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास है ही 4000, तो 360 और 360, समझ में आया सर, कोई डाउट पक्का। सर ये कितना हो जाएगा 720, टोटल 4720 मुझे करंट वापस करेगा, मतलब करंट का अमाउंट जो है वो उससे कम हो जाएगा, ठीक है जी। पहले मेरा क्रेडिटर बना था तो मुझे इसको कितने रुपए पे करने थे 11800, अब मुझे कितने पे करने हैं 11800 माइनस 4720। जनरल एंट्री समझ में आई सर कैसे होगी, पक्का। सर जो भी जनरल एंट्री है उसके ना डेबिट क्रेडिट जीएसटी कर दो, डेबिट क्रेडिट जीएसटी कर दो। परचेज करोगे तो इनपुट लिखो, सेल करोगे तो आउटपुट लिखो, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ सर, ये इनपुट आउटपुट मैं लिखा क्यों था सर, ये इनपुट आउटपुट मैंने इसलिए लिखा था ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। तो देखो सर आप ना कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि मेरा इनपुट टैक्स कितना है, ठीक है। देखो जी सबसे पहले यहां से मेरे पास 900 का इनपुट टैक्स है, प्लस यहां पर भी 1800 का इनपुट टैक्स है, 200 ठीक है जी। अच्छा ये मेरे पास इनपुट टैक्स कितना पड़ा है 2700, ठीक है जी। तो इनपुट कितना हो गया सर 2700, ठीक है। सर आउटपुट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो मेरे को यहां से पे करना है 1440 रुपए सर। अच्छा और मैंने यहां पे कैलकुलेट किया था, एक याद रखो, एक मैंने यहां भी कैलकुलेट किया था ना, ये रहा 1350 1350, ठीक है। अच्छा सर इनमें से ये देखो एक मेरा आउटपुट जो है वो रिटर्न हो गया, ये देखो कितना 763 का आउटपुट क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो सर टोटल आउटपुट टैक्स पता है कितना बन रहा है 3377। अच्छा सर अगर ये सेट ऑफ हुआ तो ये देखो सर मेरा इनपुट भी थोड़ा कम हो गया था, इनपुट भी कम हो गया था, कितना 360, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कितना कम होता है 720 रुपए, कितने में से 2700 में से। इसमें 720 कम हो गए थे ना सर मेरे, रिटर्न कर दिया सामान, तो कितने का इनपुट बचेगा 1980 का। और ये क्या है सर मेरा फाइनल आउटपुट, क्या है फाइनल आउटपुट, ठीक है जी। अच्छा तो सर अब निकालेंगे कैसे, अच्छा ये सर हमने टोटल निकाल दिया, ठीक है। लेकिन क्या सीजीएसटी एसजीएसटी से सीजीएसटी सेट ऑफ होता है सर, सीजीएसटी से एसजीएसटी सेट ऑफ नहीं होता, एसजीएसटी से सीजीएसटी सेट ऑफ नहीं होता। तो सर हम एक बार इंडिविजुअल निकाल ले, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर दो, ठीक है। सर सीजीएसटी कितना हो गया टोटल और एसजीएसटी कितना हो गया टोटल, आउटपुट सर इसका हाफ 3377 1688.5 1688, ठीक है जी। ये मेरा आउटपुट है और इनपुट भी कितना मिलेगा हाफ विच इज 990999। अब सर इसको माइनस करके मेरे पास क्या निकल जाएगा कि कितना टैक्स सरकार को पे करना है 698.5
एंड 698.5। सर मेरे को 698.5 का CGST पे करना है और 698.5 का SGST पे करना है। समझ में आया सर क्वेश्चन कैसे होता है? सर हमने कुछ क्या किया, हमने जनरल एंट्रीज करी, जनरल एंट्रीज में हमने इनपुट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट लिखा। सर जो आउटपुट रिटर्न हुआ उसको टोटल आउटपुट में से कम कर दिया, और जो यहाँ पर मेरा इनपुट रिटर्न हुआ उसको मैंने इनपुट में से कम कर दिया। देखो सर यहाँ पे इनपुट कितना रिटर्न हुआ था सर मेरा 360, उसको मैंने यहां से कम कर दिया। एक सेकेंड, ये देखो जी सर, उसको मैंने यहां से कम कर दिया। तो टोटल इनपुट कितना बन गया 1980, टोटल आउटपुट कितना बन गया 3377। अगर मेरे को इनको क्या निकालना पड़ता है, इंडिविजुअल निकालना पड़ता है। कैसे निकालना पड़ता है? क्योंकि इसका आंसर हमको ये देना होता है कि हमको कितना CGST पे करना है और कितना SGST पे करना है। तो दोनों को मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो मेरा आंसर आ गया, दोनों को माइनस कर दिया तो सर 698.5 और 698.5 CGST SGST सरकार को पे करना है। समझ में आया क्या किया? समझ में आया पक्का हमने क्या किया? ये वो जल्दी रिवीजन कर ले। देखो सर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर GST क्या होता है, ठीक है। GST में समझा कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, चाहे इंटरस्टेट हो चाहे इंटरस्टेट हो। इंटरस्टेट मतलब 2 स्टेट के बीच में, और इंटरस्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर अंदर, ठीक है जी। सर रेट हम देखेंगे तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। सर हाईएस्ट कितना है 28% है। सर ये हाईएस्ट का इंडिविजुअल है, सर ये IGST के लिए है, एक तरीके से IGST के लिए है, क्योंकि सर CGST SGST के लिए कितना हो जाएगा 14%, ठीक है सर। अच्छा कौन कौन सा ऐसा आइटम इनके ऊपर GST नहीं लगता? पेट्रोलियम, अल्कोहल और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सर फिर हम बात करते हैं कि सर GST क्यों लाया गया, क्योंकि हमको क्या हटाना था, कैस्केडिंग इफेक्ट हटाना था। सर GST अमाउंट में पहले का पे किया हुआ GST को ऐड नहीं करने देता और उसका इनपुट भी दे देता है, तो सर इससे क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट हट जाता है, ठीक है जी। सर हमने वहां पढ़ा कि सर ITC मिलता है जो जिसको हम सेट ऑफ कर लेते हैं। सर ITC को सेट ऑफ कैसे करते हैं, इस तरीके से कि सर जितना भी आउटपुट पड़ा हुआ है और उसका रिस्पेक्टिव जितना भी ITC है उसको उसमें से माइनस कर दो, जितना हमारे पास फाइनल अमाउंट आएगा वो मेरा क्या बन जाएगा, टोटल आउटपुट लायबिलिटी, टोटल आउटपुट लायबिलिटी। सर ये सेट ऑफ कैसे करते हैं, उसके लिए हमको ये टेबल देखना पड़ेगा। सर IGST में सबसे पहले IGST सेट ऑफ होता है, CGST सबसे पहले CGST सेट ऑफ होता है और SGST सबसे पहले SGST सेट ऑफ होता है। उसके बाद IGST सबसे पहले CGST देन SGST सेट ऑफ होता है। CGST में IGST और SGST में भी IGST सेट ऑफ होता है। ये दोनों आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं होते, ठीक है जी। सर कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर कैलकुलेट करने के लिए हमको कैलकुलेट करना होता है टैक्सेबल वैल्यू पे। GST किस पे लगता है, टैक्सेबल वैल्यू पे। कैसे आती है सर, जितना प्राइस है उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो पहुंच जाओगे सेलेबल वैल्यू, कैश डिस्काउंट माइनस कर दो पहुंच जाओगे टैक्सेबल वैल्यू, और जो टैक्सेबल वैल्यू है उसी के ऊपर GST को कैलकुलेट करना है। समझ में आया सर? सर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा, ठीक है। उसके बाद सर हमने एक क्वेश्चन देखा, ये रहा सर हमारा क्वेश्चन, ठीक है जी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने करी जनरल एंट्रीज। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या करी, जनरल एंट्रीज। हर एक जनरल एंट्री में हमने क्या निकाला, कितना इनपुट टैक्स हमारे पास है और कितना आउटपुट टैक्स हमारे पास है। लास्ट में हमने कुछ भी नहीं करा सर, टोटल आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास फाइनल लायबिलिटीज निकल के आ गई, ठीक है सर। समझ में आया? अच्छा सर अगर इनमें से किसी भी एक स्टेटमेंट में अगर ये होता कि सर कहीं पर ट्रेड डिस्काउंट है, कहीं पर ट्रेड डिस्काउंट है, तो सर जो ये 9% का रेट है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद चार्ज करते, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद चार्ज करते, जो कि सर अभी हमने यहां पर सीखा है। समझ में आया सर? पक्का समझ में आ गया चैप्टर, ठीक है जी। तो सर ये है हमारा पूरा ऑल अबाउट GST, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम क्या था, GST, ठीक है। इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस हमारे यही इस तरीके से जनरल एंट्री हम लोग करते हैं, तो उसी में अगर इनपुट है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं कि वो हमने पे किया है, और जो आउटपुट है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि सर वो हमको खुद को मिल रहा है। समझ में आया जी? क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।
ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कोशिश करेंगे एक और नया चैप्टर खत्म करने की। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।